हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2675 द ड्रैगन क्लैंस गाइडेंस 1। प्लैनेट डी पर ब्रह्मांड के इतिहास और विभिन्न सभ्यताओं के विकास पर चर्चा करते समय बाई लोंग जी उन्हें अपनी हथेली की तरह लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड जानता था। आखिर उसके पास एक ऐसा प्राणी फक्सी था जो साक्षात ज्ञान का भंडार था। इसके अलावा ड्रैगन जाति ने करोड़ों वर्षों तक अपनी सभ्यता को बिना किसी रुकावट के बनाए रखा है और इसकी शक्ति हमेशा शीर्ष स्तर पर रही है। कुछ सभ्यताएं तकनीक को उसकी सीमाओं तक धकेलती हैं। कुछ सभ्यताएं आत्मा स्पिरिट की पूजा करती है और कुछ सभ्यताएं शांत होने से पहले अराजकता में थोड़ी देर के लिए जलती है। हर सभ्यता का अपना रास्ता और अपने अलग परिणाम होते हैं, लेकिन इनमें से किसी भी परिणाम को केवल सही या गलत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। उसने अपना हाथ उठाया और ऊपर गहरे अथाह आकाश की ओर इशारा किया। यहां तक कि हम ड्रैगन्स भी ये कहने का साहस नहीं करते कि हमने सभी उत्तर देख लिए हैं। यदि तुम मुझसे ये जरूर पूछना चाहते हो कि चुनाव कैसे किया जाए, तो मैं बस इतना कह सकता हूं, परम विकास अल्टीमेट डेवलपमेंट, वो सभ्यता जो वास्तव में आगे बढ़ सकती है, वो तकनीक पर नहीं बल्कि लोगों पीपल पर आधारित होगी। झंग यी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। लोक केंद्रित पीपल ओरिएंटेड, लेकिन मेरी राय में इंसान बहुत नाजुक है। छोटा जीवन काल, कमजोर शरीर और बड़े मूड स्विंग्स। सभ्यता और तकनीक की मदद के बिना मानवता ब्रह्मांड के पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजिकल नीश में एक उच्च स्तरीय एलियन जानवर जितनी भी अच्छी नहीं है। तुम सही कह रहे हो। बाई लोंगजी ने सिर हिलाया। शुद्ध भौतिक स्तर प्योरली मटीरियल लेवल पर मानवता पूरी तरह से असुरक्षित है, लेकिन ब्रह्मांड का सार कभी भी केवल पदार्थ मैटर नहीं रहा है। पदार्थ नष्ट हो जाएगा, तारे बुझ जाएंगे और स्पेस टाइम ढह जाएगा। एकमात्र चीज जो वास्तव में शाश्वत इटर्निटी के करीब आती है, वो है लालसा लॉन्गिंग, इच्छा शक्ति, विल, विचार, भावनाएं और अनगिनत जिंदगियों के विकल्पों का एक साथ आना। उस तरह की दिशात्मक लालसा। उसने अपनी हथेलियों को ऐसे देखा जैसे वो अपने मांस के आर पार जाने वाली किसी रोशनी को देख रहा हो। तुम टेलीकिनेसिस को दर्शाने के लिए का उपयोग कर सकते हो। इसे मानसिक चित्रण, मेंटल इमेजरी या इच्छा क्षेत्र, विल फील्ड भी कहा जा सकता है। नाम दोहराए नहीं जाते। द नेम्स आर नॉट रिपीटेड। वो भारी चीज, उस तरह की चीज ही ब्रह्मांड का वास्तविक सार है। तकनीक, उपकरण, मैकेनिकल, एक्सोस्केलेटन, ये सब तुम्हें आगे जाने, ऊंचा देखने और यहां तक कि सितारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में मदद कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन उपकरण ही मालिक बन जाएं? यदि सभ्यता अपना सारा मूल्य ठंडी कठोर कंप्यूटिंग शक्ति और दक्षता एफिशिएंसी को सौंप देती है, तो ये ब्रह्मांड के सार के साथ अपने संबंध को सक्रिय रूप से काटने के समान है। ऐसी सभ्यता, भले ही वो कुछ समय के लिए शक्तिशाली हो, अंततः उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा में अपनी योग्यता खो देगी। झंग यी चुप हो गया। उसने ऐसा कुछ पहली बार नहीं सुना था। यह जनजाति द्वारा छोड़े गए कुछ खंडित रिकॉर्ड्स में भी इसी तरह की चेतावनियां दी गई थी, लेकिन उसे वैसा व्यक्तिगत अनुभव नहीं हुआ था जैसा अभी हो रहा है। तो क्या यही कारण है कि आपकी ड्रैगन जाति जानबूझकर यांत्रिक जीवन रूपों मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के विकास को दबाती है? केवल उन तकनीकों को रखें जो वास्तव में जीवन को बेहतर बनाती है और युद्ध को अपने ऊपर छोड़ दें। यह कारण का एक हिस्सा है। बाई लोंगजी ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया और इसका एक हिस्सा इसलिए है क्योंकि हमने देखा है कि यांत्रिक सभ्यता
मैकेनिकल सिविलाइजेशन नियंत्रण से बाहर होने पर कैसी दिखती है। तो फिर तुम अभी मेरे दृश्य नहीं देखना चाहोगे। झंग यी के वर्तमान यांत्रिक विकास का संदर्भ उसने विस्तार से नहीं बताया, लेकिन उस पल उसकी आंखों की गहराई में जो साया चमका, उसने झंग यी के दिल को थोड़ा भींच दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद झंग यी ने विषय बदल दिया। तो फिर मुझे एक अधिक व्यावहारिक, प्रैक्टिकल प्रश्न पूछने दें। वर्तमान हुएक्सू किंगडम के आसपास की प्राचीन सभ्यताओं का हमारे प्रति बहुत ही सूक्ष्म, सटल रवैया है। वे सतह पर अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि पर्दे के पीछे वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। क्या होगा अगर एक दिन हम वास्तव में उनके साथ युद्ध करने का फैसला करें? झंग यी ने वो सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। वो लगभग आश्वस्त था कि भविष्य में आसपास के क्षेत्र की प्राचीन सभ्यताओं के बीच युद्ध होना तय है, लेकिन उसे परिणामों पर विचार करना होगा। बाई लोंगजी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने दूर शून्य में देखा, जहां कई धुंधली रोशनी और परछाइयां आपस में गुंथी हुई थी, जैसे कोई विशाल जानवर दूर से धीरे धीरे चल रहा हो। तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें जो निशाना बनाया जा रहा है वो सिर्फ वही एक प्राचीन सभ्यता है? उसने धीरे से कहा। वास्तव में उनका केवल एक सतही रूप, सुपरफिशियल अपीयरेंस है जो आसानी से दिखाई देता है। असली लक्ष्य ये पूरा देश नहीं है। झंग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। आप कह रहे हैं कि उनके पीछे कोई है? यहां तक कि ड्रैगन्स के भी दुश्मन होते हैं। बाई लोंगजी ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही इनकार किया। पिछली सदी के अंत में हमने एक बार कुछ श्रेष्ठ, ट्रांसेंडेंट, शीर्ष जातियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वो रणनीति का एक ऐसा खेल था जो इस दुनिया की अधिकांश जातियों की समझ से परे था। हम थोड़ा जीते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन अभी भी मौजूद हैं और शक्तिशाली बने हुए हैं। हॉल के बाहर हवा अचानक तेज हो गई। दूर से ड्रैगन की दहाड़ की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। वे निगाहें कभी पूरी तरह से नहीं हटाई गई। बाई लोंगजी ने झंग यी की ओर देखा। तुमने स्टार एन, मार्स पर जो किया, वो यांत्रिक सभ्यता जो हुएक्सू किंगडम में फैल गई है, और इस विशाल ग्रह पर जो नए चर, वेरिएबल्स बने हैं, इसने कुछ पुरानी शक्तियों का ध्यान एक बार फिर खींचा है। उनके लिए सीधी कार्रवाई करना असुविधाजनक है। वे उन लोगों को चुनेंगे जो तर्कसंगत, रीजनेबल लगते हैं। उदाहरण के लिए वो प्राचीन सभ्यता जिसकी तुमने चर्चा की। सुनने के बाद झंग यी शांत हो गया। शायद इसलिए क्योंकि वह इस बात से हैरान नहीं था कि उसके पीछे कोई था। तो आपका मतलब है कि मुझे आवेगी, इंपल्सिवली होकर काम नहीं करना चाहिए? बस साथ चलते रहें और यथास्थिति, स्टेटस क्वो बनाए रखें? नहीं, बाई लोंगजी ने सिर हिलाया। वही करो जो तुम करना चाहते हो। यह रास्ता तुमने खुद चुना है, लेकिन यह सबसे अच्छा होगा यदि तुम तर्क, रीजन की स्थिति पर कब्जा कर सको। उन शीर्ष सभ्यताओं के बीच की सतही सद्भावना, सुपरफिशियल हार्मनी को भी बनाए रखा जाना चाहिए। जो कोई भी तर्क की सतह को पहले फाड़ेगा, उसे कीमत चुकानी होगी। वह रुका, उसका स्वर अधिक गंभीर हो गया। तुम पलटवार कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम उनके देश को नष्ट भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जब सब कुछ शांत हो जाए और तुम इस इतिहास को पीछे मुड़कर देखो, तो यदि तुम एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर की स्थिति में खड़े हो, तो तुम यही सोचोगे कि वे पहले गलत थे और तुमने बाद में कार्रवाई की। भले ही यह निष्पक्षता तुम्हें पाखंडी, हिपोक्रिटिकल और दिखावटी लगे, लेकिन खेल के उच्च स्तर के नियमों में वास्तव में ऐसी चीज होती है और यह नितांत आवश्यक है। जब तक तुम इस सिद्धांत, प्रिंसिपल को पकड़ कर रखोगे, भले ही तुम इस महाद्वीप को उल्टा पुल्टा कर दो, वे असली शतरंज के खिलाड़ी, चेस प्लेयर्स, अपनी चालें चलते समय अधिक सावधान रहेंगे। झंग यी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। साफ शब्दों में कहें तो बात सिर्फ इतनी है कि हम लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें दूसरों को यह महसूस कराना होगा
कि तुम्हें इस कदम के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने गतिरोध तोड़ा और युद्ध शुरू किया। बाई लोंगजी मुस्कुराया। तुम बहुत जल्दी समझ जाते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए केवल एक सलाह है, लेकिन विशिष्ट रास्ता तुम्हें खुद ही चलना है। हॉल के अंदर की रोशनी सूक्ष्म रूप से बदल गई। ड्रैगन जाति का प्राचीन समय बताने वाला यंत्र गुंबद पर धीरे धीरे चलती परछाई डाल रहा है। झंग यी खड़ा हुआ और बाई लोंगजी के सामने थोड़ा झुका। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हालांकि ये सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि मुझे बड़े काम करते हुए नियमों का पालन करना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं। चैप्टर 2676 द ड्रैगन क्लैन्स गाइडेंस 2। बाई लोंगजी ने झंग यी की ओर देखा। उनका लहजा अभी भी ठंडा था, लेकिन उसमें पहले की तुलना में सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन, केयरफुल गाइडेंस की झलक थी। वर्तमान झंग यी के कारण वो अब उन्हें एक मुसीबत पैदा करने वाले ट्रबल मेकर के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही आज्ञाकारी और अत्यंत प्रतिभाशाली कनिष्ठ जूनियर के रूप में देखते हैं। बाई लोंगजी एक असाधारण प्रतिभाशाली जीनियस है, जो हजारों वर्षों में पूरे ड्रैगन कबीले में सबसे उत्कृष्ट में से एक है। इसलिए वे शायद ही कभी लोगों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जब जीनियस मिलते हैं तो उनमें आपसी सम्मान और प्रशंसा की भावना अधिक होती है। यदि तुम केवल स्थापित मार्ग का अनुसरण करते हो तो कोई तुम्हें रोकने की जहमत नहीं उठाएगा। यह सटीक रूप से इसलिए है क्योंकि तुम कुछ बदल सकते हो कि लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी कामना है कि तुम अंततः अपनी इच्छाओं के अनुरूप जी सको। झंग यी ने मार्गदर्शन के लिए बाई लोंगजी को बार बार धन्यवाद दिया और अधिक सहज महसूस किया। बाई लोंगजी के शब्दों ने उन्हें बताया कि जब तक हुएक्सू किंगडम तर्क, रीजन की स्थिति पर कब्जा कर सकता है, तब तक उसे डरने की कोई बात नहीं होगी। युद्ध छिड़ने पर भी ड्रैगन्स उनके मजबूत सहारे होंगे। तो ऐसा लगता है कि सभ्यता और व्यवस्था, ऑर्डर मौजूद है, लेकिन नियमों के बारे में बात करने के योग्य होने के लिए आपके पास पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए। झंग यी तुरंत समझ गए। ये हिमयुग, आइस एज से पहले की पृथ्वी से बहुत अलग नहीं लग रहा था। उन्होंने बाई लोंगजी से विदा ली, मुड़े और महल से बाहर निकल गए। उसी तैरते हुए पुल, फ्लोटिंग ब्रिज पर चलते रहे जिससे वे आए थे। मेरे सामने बादलों का एक असीम समुद्र फैला हुआ था, जिसमें दूर ड्रैगन की छाया दिखाई दे रही थी और गायब हो रही थी। उन्होंने प्राचीन और शांत ड्रैगन साम्राज्य की ओर पीछे मुड़कर देखा। उनका दिल असीम भावनाओं से भर गया। हेलोंग, ब्लैक ड्रैगन, बाहर झंग यी का इंतजार कर रहा था। वो हमेशा से बेपरवाह रहा है और उसे बंधनों में रहना पसंद नहीं है। इसलिए हालांकि उसके पास व्हाइट ड्रैगन प्रिंस के समान प्रतिभा है, वो शायद ही कभी ड्रैगन कबीले के मामलों में हस्तक्षेप करता है। लेकिन पिछले 600 वर्षों में हुएक्सू किंगडम में हुए बदलावों को देखने के बाद उनके मन में इस भूमि के लोगों के लिए अभी भी एक विशेष भावना है। ये एक सैंडबॉक्स गेम में एक चरित्र को पालने के मजा अनुभव करने जैसा है। हे झंग यी, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? युअन जिंग, हेलोंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। झंग यी ने सच्चाई से उत्तर दिया। हुएक्सू किंगडम और उन प्राचीन सभ्यताओं के बीच युद्ध और शांति के प्रश्न के संबंध में जो हम पर लालच भरी नजरें गड़ाए हुए हैं। युअन जिंग ने अपनी भौहें चढ़ाई। 1 के खिलाफ 5, ये बहुत कठिन होने वाला है। झंग यी ने कंधे उचकाए। मैं तब तक युद्ध नहीं चाहता जब तक कि यह नितांत आवश्यक न हो। उनकी आंखें चमकी। लेकिन अगर कोई मेरे घर को नष्ट करने की, मेरी शांतिपूर्ण और खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तो मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। थपकी थपकी, ब्लैक ड्रैगन ने तालियां बजाई। अच्छा, ये उत्साहपूर्ण है, मुझे पसंद आया। दोनों ने ड्रैगन रियल्म छोड़ दिया। ब्लैक ड्रैगन ने शेंगजिंग की अपनी यात्रा जारी रखी, जबकि झंग यी ने वापस जाने के लिए फॉर्मलेस रियल्म, फॉर्मलेस वर्ल्ड को सक्रिय किया। टेंगकई, तियनहाई की जानी पहचानी हवा और रोशनी मेरी ओर तेजी से आने लगी।
माँ कबीले का कोई व्यक्ति उनका स्वागत करने और नवीनतम खुफिया जानकारी की रिपोर्ट देने आया। 5 प्राचीन सभ्यताओं के कई और राजनयिक टेलीग्राम भेजे गए हैं। झंग यी ने टेलीग्राम लिया, उसे लापरवाही से पलटा और उनके होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। आइए इसका वर्णन करने के लिए तर्क, रीजन शब्द का उपयोग करें। उन्होंने मन ही मन बाई लोंगजी के शब्दों को दोहराया। तो चलिए अब से शुरू करते हैं और इस नाटक, शो को ठीक से निभाते हैं। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। ब्रह्मांड की 13.8 बिलियन साल की समय रेखा के भव्य परिप्रेक्ष्य में यह समय मुश्किल से एक विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क के बराबर है। लेकिन पूरे हुएक्सू किंगडम के लिए ये 2 जमीन आसमान एक करने वाले वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। झंग यी का सुपर पावर इंडेक्स चुपचाप 58,000 अंकों तक पहुंच गया। संख्या शायद केवल कुछ हजार अधिक लग सकती है, लेकिन जो लोग वास्तव में इसका अर्थ समझते हैं वे अब विशिष्ट संख्यात्मक मान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनके कठोर सुपर पावर इंडेक्स से भी अधिक डरावना उनके पास मौजूद चीट कोड्स का सेट है। व्हाइट एम्परर के युद्ध सूट, बैटल सूट में पिछले 2 वर्षों में पूरी तरह से बदलाव किया गया है। आर्मर ऑफ द एंड की सामग्रियों को लू केरन ने एक हथौड़े की चोट से सूट के फ्रेम में वेल्ड किया। अनगिनत सूक्ष्म बदलावों, फाइन ट्यूनिंग और बार बार परीक्षण के बाद इसने अंततः एक ऐसे राक्षस का रूप ले लिया जो कवच और दिव्यता के पात्र, वेसल ऑफ डिविनिटी, दोनों जैसा दिखता था। हुएक्सू के लोगों के बीच केओटिक मिथ, अराजक मिथक को पिछले 2 वर्षों में बेतहाशा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कुछ लोगों ने उन्हें तलवार से तारों भरे आसमान को चीरते हुए चित्रित किया। कुछ ने लिखा कि उन्होंने वर्ल्ड ट्री के आर पार मुक्का मारा, और कुछ ने बस उन्हें अंतिम शासक, अल्टीमेट रूलर के रूप में चित्रित किया जो ब्रह्मांडीय दरार से बाहर निकला था। एक देवता के निर्माण के लिए उसकी मानवता को छीनने और उसे एक सर्वशक्तिमान और दोष रहित देवता में बदलने के लिए ऐसे अतिरंजित विवरणों की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर इस बिंदु पर मंदिरों का निर्माण और सुनहरी मूर्तियों को स्थापित करना शुरू कर देना चाहिए, एक सभ्य मार्ग का अनुसरण करते हुए जहां ईमानदारी परिणाम लाती है। लेकिन झंग यी ने इन सभी समस्याओं को जड़ से ही खत्म कर दिया। उन्होंने किसी को भी अपने लिए मूर्ति बनाने की अनुमति नहीं दी, न ही अपने आधिकारिक चित्र, ऑफिशियल पोर्ट्रेट के दिखने की अनुमति दी, और झंग दीदी ज़ुओ, दैवीय अधिकार वाला शीर्षक जैसे लगने वाले किसी भी शीर्षक के लिए सहमत नहीं हुए। पूजा, वर्शिप ठीक है, लेकिन मेरी छवि में मूर्तियां न बनाएं, बस मेरे युद्ध सूट की पूजा करें। उन्होंने निर्देशों का बहुत गंभीरता से पालन किया। लिंग ने एक बार उन्हें चेतावनी दी थी कि आस्था की शक्ति, पावर ऑफ फेथ की कई कमियां हैं और उन्हें कभी भी इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिन शीर्ष सभ्यताओं के लोगों को वे जानते थे, वे कभी इस चीज के बारे में बात नहीं करते थे। हालांकि झंग यी अंतर्निहित सिद्धांतों को नहीं समझते थे, लेकिन वे जानते थे कि ताकतवर लोगों से कैसे सीखना है। लोगों के बीच जो संस्करण फैला वो एक अलग ही था। व्हाइट एम्परर के युद्ध कवच को दीप्तिमान, रेडियंट चित्रित किया गया था और कवच को ही हुएक्सू की रक्षा का प्रतीकात्मक अर्थ दिया गया था। अनगिनत प्रार्थनाओं, विश्वासों और कृतज्ञता को थोड़ा थोड़ा करके निर्देशित किया गया और युद्ध कवच से जोड़ा गया। आस्था की शक्ति ने चुपचाप आकार ले लिया, लेकिन जो इकट्ठा होता है वो लोग नहीं, बल्कि चीजें, वस्तुएं हैं। जब झंग यी द्वारा व्हाइट एम्परर का युद्ध सूट पहना जाता है तो सूट से जुड़ी मानसिक शक्ति, साइकिक पावर, उनके अपने विशेष ऊर्जा क्षेत्र के साथ गूंजेगी। जब तक हुएक्सू की भूमि में अभी भी ऐसे लोग हैं जो दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि सफेद सम्राट का युद्ध कवच अये है, वो आस्था की शक्ति लगातार प्रवाहित होती रहेगी। अपने स्वयं के क्षेत्र में वो उस व्यक्ति के साथ भी आमने सामने मुकाबला कर सकते थे जिसने अभी अभी क्वीन लेवल में प्रवेश किया हो।
एक बार जब वे हुएक्सू किंगडम छोड़ देते हैं तो भूमि, सामूहिक इच्छा और पौराणिक कथाओं का प्रभाव अब कायम नहीं रहता और आस्था की शक्ति स्वाभाविक रूप से तेजी से कम हो जाएगी। लेकिन वह एक ताबीज, टैलिस्मान की तरह था जिसे वो अपने साथ ले जा सकते थे। इसलिए एक अलग जगह पर भी वे थोड़े समय में युद्ध शक्ति में एक अद्भुत उछाल प्राप्त कर सकते थे। हर कोई जानता है कि इस तरह की चीजें मुफ्त नहीं मिलती। पूरी भूमि के भाग्य और पूरे राष्ट्र की इच्छा को उधार लेना। झंगी इसके बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा अत्यधिक संयम बरता, सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति को कभी पूरी तरह उजागर नहीं किया। उनके साथ ही पूरे हुएक्सू किंगडम की तकनीक और राष्ट्रीय शक्ति भी बढ़ी। पिछले 2 वर्षों में लू केरन को शायद ही कभी वास्तविक आराम मिला हो। यह जनजाति द्वारा छोड़ी गई इंजीनियर की नियमावली, सैंड्रेडर सभ्यता के तकनीकी ब्लूप्रिंट, प्रत्येक को एक आभासी डिजाइन से एक ठंडी और सटीक भौतिक वस्तु में बदल दिया गया। वो अपना अधिकांश समय प्रयोगशालाओं और नियंत्रण कक्षों में बिताती है, यांत्रिक जीवनरूप इंजीनियरों के साथ चर्चा करती है और ऊर्जा विभाग के साथ प्रत्येक ऊर्जा पत्थर, एनर्जी स्टोन की दक्षता की गणना करती है। पूरे 2 साल हुएक्सू किंगडम की समग्र राष्ट्रीय शक्ति और उसके तकनीकी स्तर को कृत्रिम रूप से उस ऊंचाई तक पहुंचाया गया जो इस युग की तरह नहीं लगती। चैप्टर 2677 दी 5 मेजर क्लैंस ओवरचर्स 1। सभ्यता का तेज विकास आकाश और समुद्र में समाया हुआ है। ये पूर्व तटीय शहर अब पूरी तरह से एक विशाल, बहुस्तरीय महानगर, मल्टी लेवल मेट्रोपोलिस में बदल गया है। जमीन के ऊपर ऊंचे ऊर्जा टावर, तैरते हुए गोलाकार ट्रैक और चांदी जैसे सफेद इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जिनमें रात के समय लाइटें एक बहती हुई आकाशगंगा बनाती है। सतह के नीचे भूमिगत शहरों, ऊर्जा केंद्रों और यांत्रिक जीवन रूपों, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के ठिकानों का एक जटिल जाल है। इनमें सबसे अधिक चौंकाने वाली चीज हजारों सैंड स्वीपर रोबोट्स थे। उनमें से प्रत्येक में एक एप्सिलॉन लेवल इनह्यूमन के खिलाफ लड़ने की ताकत है। वे आमतौर पर भूमिगत युद्ध आरक्षित गोदामों, वो रिजर्व वेयरहाउस में गहरे दबे होते हैं और केवल आवश्यक नियमित गणना और रखरखाव के लिए आधे घंटे के लिए जगाए जाते हैं। ये बहुत अधिक ऊर्जा खपत करता है। लू केरन ने रिपोर्टों के ढेर को पलटते हुए कहा, उसका सिर घूम रहा था। यदि आप वास्तव में अपनी पूरी मारक क्षमता, फायर पावर का उपयोग करते हैं तो तिएनहाई का एक मुख्य ऊर्जा टावर 1 घंटे में खाली हो जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? इसलिए इन 1000 लड़ने योग्य आपदा स्थलों को हुएक्सू किंगडम की उच्चतम स्तर की युद्ध तत्परता में सूचीबद्ध किया गया था। जब वास्तव में जीवन मरण का क्षण आएगा तो वे सभी जमीन पर प्रकट हो जाएंगे। पिछले 2 वर्षों में हुएक्सू किंगडम और आसपास की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण रहे हैं। स्काई क्लैन, फैंग वुल्फ क्लैन, टाइटन क्लैन, आयरन क्लैड क्लैन, जेपिन क्लैन, वे प्राचीन नस्लें जिनके नाम कभी सीमा संघर्षों और संसाधन विवादों से जुड़े थे, अब अचानक एक राजनयिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, डिप्लोमैटिक ट्रेनिंग कोर्स में भाग लेती हुई प्रतीत होती है। वे अधिक बार मुस्कुराते हैं, अधिक कोमलता से बात करते हैं और उनका रवैया बहुत अधिक समझदार हो गया है। दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक था साउथ ईस्ट एशिया Z6 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। शर्तों को देखते हुए ये एक मानक रक्षात्मक और आक्रामक गठबंधन संधि है। इसमें आपसी सहायता और समर्थन आवश्यक है और यदि कोई भी पक्ष किसी अन्य पक्ष के आक्रमण का शिकार होता है तो अन्य पक्षों को सहमत समय सीमा के भीतर सहायता प्रदान करनी होगी। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए विदेशी नस्ल ने फिर कभी हुएक्सू किंगडम की लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। उन्होंने व्यापार का प्रस्ताव देने की पहल भी की। दुर्लभ संसाधनों, प्राचीन दस्तावेजों और विशेष औषधीय सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा व्यापार के माध्यम से हुएक्सू किंगडम में प्रवाहित हुई।
स्काई क्लैन के रेडियंट क्रिस्टल ऑरे, फैंग वुल्फ क्लैन के जीन पोशंस, टाइटन क्लैन के सुपर हेवी मेटल, आयरन क्लैड क्लैन के एंशंट मैकेनिकल पार्ट्स और जेपन क्लैन के उनके भूमि के खंडहरों से प्राप्त प्रचुर मात्रा में आर्टिफैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स। जब मुनाफा जमा होता है तो वे बही खातों का एक मोटा ढेर बना देते हैं, जिसे देखकर लोगों के दिल धड़कने लगते हैं। धीरे धीरे हुएक्सू किंगडम के भीतर एक और आवाज उभरने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि दो प्रमुख नस्लों के बीच की दुश्मनी धीरे धीरे कम हो गई है और पिछले संघर्ष केवल ऐतिहासिक विरासत थे और ये नए युग का गेजू व्यापक परिदृश्य है। हर कोई आराम से है। बाहरी दुनिया इतनी अराजक है। क्या हमारे लिए एक साथ रहना और एकजुट रहना अच्छा नहीं है? डेटा रिपोर्टों के अनुसार सीमा प्रहरियों का अलर्ट स्तर कम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए उनके दिल की वो डोरी चुपचाप कुछ बार ढीली हो गई है। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि झंग यी की महान सभ्यता, ग्रेट सिविलाइजेशन के प्रति सतर्कता कभी कम नहीं हुई थी। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय वे ईमानदारी से मुस्कुराए, संयुक्त समारोह के दौरान अपना गिलास ऊंचा किया और समाचार कैमरों के सामने बहुत कम बोले। लेकिन हर बैठक की रिकॉर्डिंग, हर व्यापार संधि का विवरण और सीमावर्ती क्षेत्र में हर छोटी हलचल अंततः उनकी मेज पर ही पहुंचती थी। उन्होंने बस अपने चेहरे पर वो सतर्कता नहीं दिखाई। इस बीच दुनिया के अन्य हिस्सों में युद्ध कभी नहीं थमे। क्षेत्रीय विवाद, संसाधनों की छीनाझपटी, प्राचीन खंडहरों के स्वामित्व के मुद्दे, नए इंटरडायमेंशनल रिफ्ट्स, खबरें दूर दूर से आती रहती हैं। कुछ युद्ध बहुत धूमधाम से लड़े जाते हैं, जबकि अन्य चुपचाप सायों में किए जाते हैं। हुएक्सू किंगडम एक बड़े जहाज की तरह है जो अस्थायी रूप से शांत पानी में आ गया है। बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, वो थोड़े समय के लिए जहाज के किनारे से ही टकराएगा, जब तक कि एक दिन दलदली भूमि, मार्शलैंड की एक गुप्त रिपोर्ट ने इस सतही शांति को भंग नहीं कर दिया। भेजने वाला नदी किनारे की भूमि का सर्वोच्च शासक है, दी गॉड ऑफ द हेवनली मिनका, एमनो मिनकानुशी। मैं औपचारिक रूप से टेंगकई तियनहाई का दौरा करना चाहता हूं और झंग यी से मिलना चाहता हूं। अपने क्षेत्र टर्फ पर लोगों से मिलने से झंग यी पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं पड़ा। अपनी सतर्क स्थिति के बावजूद झंग यी को पूरा भरोसा था कि वे इस जमीन पर कदम रखते ही एक व्हाइट नाइट लेवल के सुपरह्यूमन के जीवन या मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन दौरे को मंजूरी देने से पहले उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियां कर ली। स्वागत मार्ग, सुरक्षा तैनाती, ऊर्जा टावर की तत्परता का स्तर और यहां तक कि युद्ध पोतों के डॉकिंग के स्थान की भी सूक्ष्मता से गणना और सिमुलेशन किया गया था। कुछ दिनों बाद जेपेन देश का एक युद्धपोत धीरे धीरे टेंकई के बंदरगाह पर रुका। 2 साल पहले की तुलना में तियनहाई पोर्ट अब एक विशाल बहुस्तरीय टर्मिनल में बदल गया है। बहुस्तरीय टेक और लैंडिंग प्लेटफॉर्म फूलों की पंखुड़ियों की तरह खुलते थे और ऊर्जा ढालें हवा में एक नरम लेकिन मजबूत प्रकाश पर्दे बनाने के लिए ओवरलैप होती थी, जिससे विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष यान व्यवस्थित तरीके से आ जा सके। युद्धपोत का दरवाजा खुला और एमनो मिनकानुशी अंदर आए। उन्होंने प्राचीन पैटर्न वाला एक लंबा काला चोगा, एक शंक्वाकार टोपी, कॉनिकल हैट पहनी थी और उनकी आंखों के आसपास बारीक रेखाएं थी। लेकिन वे उत्कृष्ट आत्मा स्पिरिट्स में थे और स्थिर चाल के साथ चलते थे। जब वे पहली बार खड़े हुए और चारों ओर देखा तो उनकी आंखों में सदमे की एक स्पष्ट झलक चमकी। सिर्फ 2 छोटे सालों में उन्होंने धीरे से आह भरी। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तियनहाई ऐसा हाई परेरा समय से आगे का शहर बन जाएगा। गगनचुंबी इमारतें ऊंची खड़ी हैं और ऊर्जा पाइपलाइनों के साथ इमारतों का परिसर और भी ऊंचा उठता जा रहा है। लाइट रेल ट्रेनें आसमान में दौड़ती हैं और यांत्रिक जीवन रूप और मनुष्य उनके बीच आवाजाही करते हैं। और ये केवल वह परत है जो टेंकई बाहरी लोगों को दिखाता है। वास्तव में शक्तिशाली तकनीकी सुविधाएं
शहर के बाहरी आवरण के पीछे छिपी हुई है। जो प्रकट होता है वो शायद वास्तविक स्तर का केवल 10वां हिस्सा है। अपनी वास्तविक क्षमताओं को छिपाना और अपनी कमियों को ढकना झंग यी की निरंतर शैली है। प्रोटोकॉल के अनुसार झंग यी ने एक बहुकार्यात्मक स्वागत कक्ष में एमनो मिनकानुशी का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पहले प्रथा के अनुसार औपचारिक बातें की, संधि के कार्यान्वयन, व्यापार की स्थिति और विश्व स्थिति पर अपने विचारों पर चर्चा की। सब कुछ हल्का और सामान्य लग रहा था। जब साथ आए दल को विदा कर दिया गया तो बाहरी कमरे में केवल बहुत कम संख्या में निजी गार्ड बचे। एमनो मिनकानुशी ने अपने हाथ का चाय का प्याला नीचे रखा। उनके भाव पहले से कहीं अधिक गंभीर हो गए। झांग यी भाई, झंग यी जी, उन्होंने अपनी आवाज धीमी की। मैं जो कहने वाला हूं वो किसी भी रिकॉर्डिंग डिवाइस द्वारा कैप्चर किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या हम अस्थायी रूप से अपने आसपास के सभी सिग्नलों को काट सकते हैं? आपके अपने निगरानी उपकरणों, सर्वेलेंस इक्विपमेंट सहित। मेरे पास एक बड़ा रहस्य है जो मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से बताना है। झंग यी ने उनकी ओर देखा। दूसरे व्यक्ति की आंखें ईमानदार थी और उनका लहजा भारी था, मानो वे कोई ऐसा बोझ ढो रहे हों जो अनगिनत वर्षों से उन पर भारी था। उन्होंने चाय के प्याले की ओर देखा और हल्का मुस्कुराए। सकता है कैन, चैप्टर 2678, दी 5 मेजर क्लैंस ओवरचर्स 2। एक सभ्यता के सर्वोच्च शासक की व्यक्तिगत यात्रा का भला क्या औचित्य हो सकता है? यह निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला होना चाहिए जो झील के किनारे की भूमि के अस्तित्व को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी घटना अनिवार्य रूप से पड़ोसी देश वैक्सू को भी प्रभावित करेगी। झंग यी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन ही मन उन्होंने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। जरूर, जैसे ही उन्होंने बोला, उन्होंने अपना हाथ उठाया। उनकी उंगलियों से लहरें, रिपल्स निकली जो नग्न आंखों से लगभग दिखाई दे रही थी। पूरे स्वागत कक्ष की स्थानिक संरचना, स्पेशल स्ट्रक्चर, एक पल में थोड़ी मुड़ गई, जिससे बाहरी सिग्नलों को एक अदृश्य झिल्ली, मेम्ब्रेन द्वारा रोक दिया गया। स्मार्ट उपकरणों पर संचार लाइटें एक एक करके बुझ गई। यह स्थान पूरी तरह से अलग थलग है, इसलिए जानकारी चोरी होने की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ठीक है। झंग यी ने अपना चाय का प्याला उठाया और धीरे से एक चुस्की ली। आप अपना रहस्य बोल सकते हैं। एमनो मिनकानुशी ने थोड़ी देर के लिए झंग यी को घूरा, ये पुष्टि करते हुए कि वो केवल औपचारिक जवाब नहीं दे रहे थे। तभी उन्होंने धीरे से अपना मुंह खोला। ये मामला हमारे ज़ेपेन कबीले की उत्पत्ति से संबंधित है। आप हमें दलदली भूमि, लैंड ऑफ दी मार्शलैंड कहते हैं, लेकिन अधिक प्राचीन समय में हमारा एक और नाम था रैट क्लैन, चूहा कबीला। उन्होंने अपनी आंख के कोने और गाल की हड्डी की ओर इशारा किया। हमारी कंकाल संरचना, संवेदी प्रणाली और समूह संगठन वास्तव में एक अधिक प्राचीन प्रोटोटाइप से विरासत में मिले हैं। हमें जो लिपि विरासत में मिली है उसे जोमोन कहा जाता है, और जोमोन स्थल के सबसे गहरे हिस्से में एक नाम है जिसे दुनिया भूल चुकी है, स्टार क्लैन, सितारा कबीला। झंग यी ने कुछ नहीं कहा, बस चाय का प्याला वापस मेज पर रख दिया और तश्तरी को धीरे से छुआ। स्टार क्लैन, जैसा कि आप उनके नाम से बता सकते हैं, वे एक ऐसी नस्ल है जो ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है। सैंड स्लेयर्स जैसी नस्लें जो ब्रह्मांड की खोज करती हैं और अंततः गायब हो जाती है, निश्चित रूप से अल्पसंख्यक है। एमनो मिनकानुशी ने बोलना जारी रखा। बहुत समय पहले एक ऐसी नस्ल अस्तित्व में थी जो इतनी शक्तिशाली थी कि अकल्पनीय थी। वे एक बार ड्रकर, शायद प्राचीन दैत्य या सभ्यता को विलुप्ति के कगार पर ले आए थे। ये नस्ल मूल निवासी है और स्वतः विकसित हुई है। वे इस ब्रह्मांड में निर्माता, क्रिएटर द्वारा डाले गए ब्लेड हैं। ऐसे हथियार जिन्हें विशेष रूप से ड्रकर कलॉसस के अनियंत्रित विस्तार से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा नाम है स्टार क्लैन। बेशक
ये नाम वो है जिससे हम उन्हें पुकारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप खुद को छठी पीढ़ी कहते हैं। झंग यी की आंखें थोड़ी सिमट गई। उन्होंने कुछ अधूरी फाइलों में ये नाम देखा था। वे ये भी जानते थे कि ये आग की पहली पीढ़ी के शीर्ष स्तरीय युद्ध प्रणाली की एक शाखा थी। हालांकि स्वर्ग के देवता एम्नो मिनकानुशी उस लिपि से डरते हुए प्रतीत हो रहे थे और उनका स्वर तेजी से गंभीर हो गया। स्टार क्लैन दूसरों के हाथों में हथियार बनकर संतुष्ट थे। वे निर्माता द्वारा इस ब्रह्मांड पर लगाई गई सीमाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक समय पर हमने एक पागलपन भरा फैसला लिया। पूरी नस्ल सामूहिक रूप से अंतरिक्ष की सबसे गहरी गहराइयों में चली गई, इस ब्रह्मांड से बचने का रास्ता खोजने की कोशिश करने के लिए। हम उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां निर्माता देख सके। दुर्भाग्य से वे असफल रहे। स्वागत कक्ष इतना शांत था कि केवल चाय की सुगंध बची थी। एम्नो मिनकानुशी ने धीरे से एक सांस छोड़ी। इस मामले का पता बहुत बाद में चला, जोमोन बुंको के रिकॉर्ड की सबसे गुप्त परत में। ये रिकॉर्ड रैट क्लैन की एक शाखा द्वारा छोड़े गए थे, जिसने उस समय स्टार क्लैन को रसद सहायता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान की थी। उस शाखा को स्टार क्लैन द्वारा एक मिशन सौंपा गया था। अंतरिक्ष की गहराइयों में जाने से पहले उन्होंने हमें कुछ सौंपा था, जिसमें एक पत्थर की पटिया, स्टोन स्लैब भी शामिल थी। इस बिंदु पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत उपकरण में हाथ डाला और कई सीलों से सुरक्षित एक बक्सा निकाला। बक्सा खोला गया और एक गहरे रंग की प्राचीन पत्थर की पटिया सावधानी से मेज पर रखी गई। पटिया की बनावट अजीब है। ये पत्थर जैसी दिखती है, लेकिन इसमें हल्की धातु की चमक है। सतह घनी रस्सी के पैटर्न, रोप पैटर्न्स से ढकी हुई है। प्रत्येक रेखा अत्यंत सूक्ष्म है और यहां तक कि उपयोग के संकेत भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। इस पटिया की अधिकांश सामग्री को समझने में हमें लंबा समय लगा और सबसे महत्वपूर्ण चीज इन जोमोन पात्रों के नीचे छिपी तारा निर्देशांकों, स्टार कोऑर्डिनेट्स की एक श्रृंखला है। एम्नो मिनकानुशी की आवाज और भी धीमी हो गई। वे निर्देशांक हैं जो स्टार क्लैन ने जाने से पहले पीछे छोड़े थे। वो स्थान वह है जहां से हमने शुरुआत की थी और वही लौटना हमारी नियति है। हर 20 करोड़ 200 मिलियन साल में एक प्रकार का ब्रह्मांडीय ज्वार, कॉस्मिक टाइड, जिसे हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझते हैं, उस अवशेष को वापस अवलोकन सीमा के भीतर धकेल देगा। और अब वो क्षण है जब वापसी की खिड़की, जो हर एक अरब साल में एक बार होती है, फिर से खुल रही है। झंग यी ने पटिया को छूने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एम्नो मिनकानुशी पर एक नजर डाली, फिर घने जोमोन पात्रों पर अपनी नजर टिका दी। तो इतने सालों से आप सितारों के उस क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं, उन्होंने शांति से कहा। क्या हम इस क्षण का, उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे? हां, देवता ने सिर हिलाया। इन वर्षों में हमारा सबसे बड़ा गुप्त मिशन निरंतर अवलोकन रहा है। हमने उस क्षेत्र में असामान्य आवधिकता, पीरियोडिसिटी की पुष्टि की और कुछ जोमोन रिकॉर्ड्स की सटीकता को भी सत्यापित किया। अब स्टार क्लैन के अवशेष वास्तव में फिर से प्रकट हुए हैं। यदि हम उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत को प्राप्त कर सकें। उनकी नजर तीव्र हो गई। शायद हम नए स्टार क्लैन बन सके। तब तक भले ही ड्रकर टाइटन पुनर्जीवित हो जाए, हमारे पास उससे लड़ने का एक सच्चा तरीका होगा। झंग यी ने आधी मुस्कान दी। ये सुनने में लुभावना लगता है। ये बहुत लुभावना है। अंत में उन्होंने हाथ बढ़ाया और पटिया के कोने पर अपना हाथ दबाया। व्हाइट एम्परर के युद्ध सूट के अंदर का इंटेलिजेंट मॉड्यूल तुरंत सक्रिय हो गया और उनकी उंगलियों से स्कैनिंग लाइट की एक पतली किरण निकली, जो चुपचाप पटिया की सतह पर घूम गई। रेटिना के अदृश्य इंटरफेस पर डेटा तेजी से स्क्रॉल हुआ। संरचनात्मक विश्लेषण, स्कैनिंग, रेडियोधर्मी क्षय संख्या, समय अनुमान। जल्द ही डेटा की एक पंक्ति को चिह्नित किया गया। अनुमानित आयु लगभग 1.6 बिलियन वर्ष पहले। वस्तु वास्तव में एक पुरानी है
और ये नकली नहीं है। झंग यी के पास वर्तमान में जो तकनीक है, उसके सामने ज़ेपेन साम्राज्य भी इसे नकली साबित नहीं कर सकता। इसलिए चौथी पीढ़ी की ऐसी सुपर सभ्यता वास्तव में अस्तित्व में है। झंग यी ने अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपाया। 1.6 बिलियन साल पहले उन्होंने धीमी आवाज में इसे दोहराया। उस समय इस आकाशगंगा में आर्क की पहली पीढ़ी का युग था। ड्रकर के अनियंत्रित विकास को दबाने के लिए निर्माता ने एक हथियार के रूप में ड्रकर की पहली पीढ़ी, संभवतः स्टार क्लैन का संदर्भ, बनाई थी, जो पूरे युग को एक युद्ध की तरह मानती थी। पहली पीढ़ी ने लगभग पूरे ड्रकर परिवार का सफाया कर दिया था। अंत में किसी अज्ञात कारण से युद्ध अचानक समाप्त हो गया। जैसे ही जीत और हार का चक्र शुरू हुआ, अगली पीढ़ी गायब हो गई और ड्रकर भी गहरी नींद में सो गया। ये पत्थर की पटिया उसी युग की विरासत है। झंग यी की उंगलियों ने धीरे से रस्सी के पैटर्न को छुआ। भले ही स्टार क्लैन का अंत कहीं भी हुआ हो, कम से कम उस समय वे इतने मजबूत थे कि उन्होंने ड्रकर को भी अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बज़ द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।